प्रोज ऑफ द एज ऑफ द पोप। आज हमारा टॉपिक है, डिस्कस करते हैं कि एज ऑफ पोप में हमने प्रीवियसली इसकी पोइट्री को देख लिया था, पोइट्स और पोइट्री को। तो आज हम देखते हैं प्रोज और प्रोज आथर कौन कौन से थे। ये स्लाइड हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने सारे लेक्चर्स के अंदर। बेसिकली इस डिवीजन को हमने सामने रखना है। ये न्यू क्लासिकल एज को हमने डिवाइड किया है 3 हिस्सों में, द एज ऑफ ड्राइडन, और इसमें हमने फिर फर्दर उसे 3 हिस्सों में स्टडी कर लिया हुआ है एज ऑफ ड्राइडन को, एज ऑफ पोप एंड एज ऑफ जॉनसन। तो अब हम जो है ना इस वक्त मिडल में हैं, और एज ऑफ पोप में भी हमने एक सब इसका पार्ट हमने कर लिया है। तो अब सेकंड पार्ट की तरफ हम आ जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसका एक बैकग्राउंड, एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। प्रोज ही डोमिनेट जॉनरा था, ये अब हमने समझ लिया है पिछले 3-4 लेक्चर के साथ, और उसकी क्या खसूसियात थी, वो किस तरह से अलग है प्योरिटन से, और इस एज की जो प्रोज है वो अपने जो बाद में आने वाला पीरियड है, रोमांटिक रिवाइवल जो है, उससे भी किस तरह से अलग है। सो द ग्रेट प्रोज राइटर्स ऑफ द एज ऑफ पोप वर, जो बड़े बड़े आथर इसमें हैं वो डैनियल डेफो, एडिसन, स्टील एंड स्विफ्ट। ये 4 बड़े नाम है हमारे पास, डेफो, एडिसन, स्टील एंड स्विफ्ट। The prose of this period exhibits the classical qualities, clearness, vigor and direct statement. तो ये भी आपको मैं साथ बताता चलूं कि इस जो नॉवल है उसे हम थोड़ा सेपरेट और स्टडी करेंगे। स्लाइड चेंज कर दें। आवाज नहीं आ रही, स्लाइड तो चेंज है, आपको नहीं दिख रही? सर फर्स्ट स्लाइड शो हो रही है, सबको ऐसे ही हो रही है सर। स्लाइड शो हो रही है बाकी सबको? कोई नहीं हुई? तो ठीक है, ये ना इसलिए ये सिस्टम थोड़ा मैं तो ना फुल नहीं करता मैं स्क्रीन को, इसी वजह से ना ये प्रॉब्लम करता है कुछ ना कुछ ना। अब आपको नजर आ रही होगी बेसिक डिवीजन वाली स्लाइड। तो हम देख रहे थे इसमें जो बड़े बड़े प्रोज आथर हैं वो हैं डैनियल डेफो, एडिसन, स्टील एंड स्विफ्ट। लेकिन यहाँ साथ में एक ऐड करते तो वो ये है कि हमने प्रोज और नॉवल को हमने सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो हम नॉवल को ना सेपरेटली देखेंगे, 18th सेंचुरी नॉवल को और 18th सेंचुरी ड्रामा को बिल्कुल सेपरेटली उनके ऊपर लेक्चर करेंगे। तो यहाँ हम इनका सिर्फ एज ए प्रोज आथर इनके काम को देखेंगे। इनमें से अगर किसी ने नॉवल लिखा है तो हम उस नॉवल को अलग से देखेंगे। इसमें जो सबसे पहले और बड़े आथर आते हैं प्रोज आथर के अंदर, उनके काम को पहले देखते हैं। डैनियल डेफो, तो यहाँ ओवरलैप भी होगा कुछ, ज़ाहिर है उनका कुछ वर्क जो है वो यहाँ दोबारा से मेंशन होगा। जब नॉवल पढ़ेंगे तो फिर से कुछ चीज़ें मेंशन हो सकती हैं। सो डेफो is the earliest literary journalist in English language. प्रिंटिंग प्रेस, फिर जर्नलिज्म डेवलप हुआ, न्यूज़पेपर, मैगजीन पब्लिश हो रहे थे, और अब एक नया प्रोफेशन आ चुका था जिसे जर्नलिज्म कहते हैं, जो लोगों तक जो है वो इतलात पहुंचाते थे, न्यूज़ प्रोवाइड करते थे, एनालिसिस प्रोवाइड करते थे। तो डैनियल डेफो भी इसी प्रोफेशन के साथ एक अटैच्ड पर्सन है। ही रोट ऑन ऑल सॉर्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट्स, और जर्नलिस्ट अमूमन ऐसे ही करते हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स पर लिखते हैं, जैसे सोशल, पॉलिटिकल, लिटरेरी, एंड ब्रॉट आउट अबाउट 250 पब्लिकेशंस। और यही वजह है कि इसकी 250 पब्लिकेशन के एक जर्नलिज्म में जब आप काम करते हैं तो आपको डेली लिखना होता है और डिफरेंट असाइनमेंट मिलती रहती है, और वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट पर जो है आप काम करते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, पब्लिकेशंस भी करते हैं। तो 250 पब्लिकेशंस की हैं। He owes his importance in literature, however, mainly to his work of fiction, which were simply the offshoot of his general journalistic enterprises. तो ये जर्नलिज्म में जो इनका प्रोफेशनल लाइफ थी उससे अलग इन्होंने फिर फिक्शन भी लिखा है, जिसके लिए ये फेमस है। As a journalist, he was fond of writing about the lives of the famous people who had just died and of the notorious adventurers and the criminals. तो ये इस साइड पे इनकी जो कि इन्वेस्टिगेशन ज्यादा होती थी एज ए जर्नलिस्ट, ये ऐसी स्टोरीज लाया करते थे आम पब्लिक के लिए, और एक तो ये फेमस पीपल के ऊपर इनका फोकस होता था, लाइव्स ऑफ द फेमस पीपल।
यहाँ से आप देखेंगे कि फिक्शन का ट्रेंड कैसे डेवलप होता है इनके अंदर। इसको अगर हम बोल्ड कर लें तो अच्छा है। एंड नोटोरियस एडवेंचरस, ठीक है, और क्रिमिनल्स जो हैं वो जो एडवेंचरर्स हैं और क्रिमिनल्स हैं, ऐसे लोग जो और दुनियाएं जिन्होंने एक्सप्लोर की हैं, जिन्होंने देखी है दुनिया, उनकी जिंदगियों को ये कवर करते थे। सो एट द एज ऑफ 60 ही टर्न्ड हिज अटेंशन टू द राइटिंग ऑफ द प्रोज फिक्शन। और नॉवल लिखने की जब बारी आती है तो इन्होंने बड़ी लेटर एज में जब फिक्शन की तरफ ध्यान दिया। फिक्शन जो कि फेमस जॉनर नहीं था, उसकी इब्तिदा हो रही है। तो इन्होंने 60 साल के हो गए जब ये, तो इन्होंने फिक्शन लिखना स्टार्ट किया है। तो इन्होंने अपना पहला नॉवल पब्लिश करवाया था, रॉबिन्सन क्रूसो, द बुक बाय व्हिच ही इज यूनिवर्सली नोन। आपने सिलेबस में पढ़ी होगी यकीनन रॉबिन्सन क्रूसो। It was followed by other works of the fiction, the memoirs of Cavalier, ये और भी इन्होंने फिर नॉवल के बारे में, कैप्टन सिंगलटन, मोगल फ्लैंडरर, कॉलोनल जैक, रॉक्साना एंड द जर्नल ऑफ ब्लैक ईयर। तो ये सारे इनके फेमस वर्क्स हैं, लेकिन इस तरफ ये कब आते हैं, काफी लेटर एज में। यहाँ से हम इनके काम को समझ सकते हैं कि ये किस तरह के इंसान है। So the originator of the English novel कौन है? In these works of the fiction, Defoe gave his stories an air of the reality and convinced his readers of their authenticity. That is why they are appropriately called by Sir Leslie Stephen as the fictitious biographies, are the history minus the facts। कि इन्होंने जो कुछ लिखा है हिस्ट्री माइनस फैक्ट्स, या इनको सर लेज़ली स्टीफन ने कहा कि ये फिक्टिशियस बायोग्राफीज हैं, ठीक है, जो जितनी भी स्टोरी कवर करते थे या ऐसे बाद में जो इन्होंने फिर वही जो नॉलेज है, वही स्किल जो है, फिक्शन जब क्रिएट किया तो उनको भी एयर ऑफ रियलिटी दी, उसके अंदर भी टच ऑफ रियलिटी दिया। All Defoe's fictions are written in the biographical form, बिल्कुल उसी ट्रेंड के ऊपर, जिस तरह लोगों की जिंदगी की स्टोरी कवर करते थे, वो ऑटोबायोग्राफीज तो नहीं चले, बायोग्राफीज होती थी, उनकी लाइफ की स्टोरीज होती थी और उन पे ये रिसर्च करते थे। तो उसी ट्रेंड को इन्होंने फिर फिक्शनल कैरेक्टर्स के बायोग्राफीज लिखना शुरू कर दिया। दे फॉलो, और उसी बायोग्राफिकल जो सिस्टम है, वो नॉवल जो है वो बाद में एक नॉवल की इब्तिदा होती है। दे फॉलो नो सिस्टम एंड आर नरेटेड इन द एफिशिएंट मैनर व्हिच गिव देम अ सेम्बलेंस ऑफ रियलिटी एंड ट्रुथ। और बिल्कुल ऐसे लिखा जैसे सच में वो सब कुछ सही वाकयात, ऑल्दो इमेजिनेटिव रियलिटीज के ऊपर एक जो है वो ट्रुथ लाइक जो है वो इंसिडेंट्स को लिखा। हिज स्टोरीज टोल्ड इन प्लेन मैटर ऑफ फैक्ट बिजनेस लाइक वे appropriate to the stories of the actual life, hence they possess extraordinary minute realism, which is their distinct feature. So on account of all these qualities, Defoe is credited with being the originator of the English novel। कहा जाता है कि इन्होंने जो पहला इंग्लिश का नॉवल है, काफी ज्यादा क्रिटिक इस बात पे एग्री करते हैं कि रॉबिन्सन क्रूसो जो है वो पहला इंग्लिश का नॉवल है, क्योंकि उन्होंने उसकी लाइफ को बिल्कुल ऐसे प्रेजेंट किया जैसे सही में जब लोग एडवेंचरर इसको मिला करते थे तो वाकयात बताया करते थे अपनी लाइफ के। हाल तो ये एक इमेजिनेटिव कैरेक्टर है। उसके बाद हमारे पास आता है जोनाथन स्विफ्ट, वाज एन एंग्लो आयरिश satirist, essayist, political pamphleteer, first for the Whigs and then for the Tories। यहाँ से हमें याद आते हैं ड्राइडन, जो पहले वे एक मजहबी ग्रुप में थे, फिर दूसरे मजहबी ग्रुप में चले गए। और आल्दो ये विग्स एंड टोरीज जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कन्वेंशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंग्लैंड की। द पोएट एंड द एंग्लिकन क्लरिक हु बिकेम डीन ऑफ सेंट पैट्रिक कैथेड्रल डबलिन। तो आयरलैंड के हैं जोनाथन स्विफ्ट, और बाय प्रोफेशन ये एक एंग्लिकन क्लरिक थे और डीन भी बने बाद में कैथेड्रल के डबलिन में, लेकिन जो है वो बहुत बड़े ऐसे सैटरिस्ट माने जाते हैं। स्विफ्ट इज रिमेंबर्ड फॉर वर्क्स सच एज टेल ऑफ टब, 1704 में इन्होंने ये वर्क लिखा। एन आर्गुमेंट अगेंस्ट अबॉलिशिंग क्रिश्चियनिटी, गलिवर्स ट्रैवल्स 1726। और इन पे हमें यकीनन हम सेपरेट प्रेजेंटेशन भी हमें लेनी होगी जो सिलेबस में आते हैं खासतौर पर। A Modest Proposal, ये इनके फेमस वर्क्स हैं। He originally published all of his works under pseudonyms
और अक्सर इन्होंने स्यूडोनिम अडॉप्ट किए, अपने नाम से पब्लिश नहीं करवाते थे क्योंकि बड़े एसिडिक किस्म के इनकी क्रिटिसिज्म होते थे, और ख़ास तौर पे जो पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ हैं उनको चैलेंज करते थे। वैसे भी आयरलैंड और इंग्लैंड के दरमियान एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट भी चलता रहता था, तो उसके पेश नज़र भी ये काफ़ी शिद्दत के साथ जो है वो क्रिटिसाइज़ करते थे। तो इन्होंने इनको अक्सर जो है फिर वो एक अडॉप्टेड नेम लेने पड़ते थे, स्यूडन नेम जिन्हें हम कहेंगे, सच एज लैमुएल गलिवर, इन्होंने गलिवर्स ट्रैवल्स में नाम चूज किया, आइजैक बिकस्टफ एंड एम बी ड्रैपियर एंड आर एनोनिमसली, इनमें से कोई भी, या तो बिल्कुल एनोनिमसली वो नाम दे देते थे, या फिर ड्रैपियर, बिकस्टफ, गलिवर, इन्होंने नाम अडॉप्ट किए और उन नामों से जो है अपनी बुक्स लिखी। He was a master of the two styles of satire, the Horatian and Juvenalian styles. ठीक है, एक तरफ होरेस के स्टाइल को फॉलो किया, एक तरफ जुवेनेलियन, इनको एक दूसरा स्टाइल का नाम दिया गया। His unsmiling, ironic writing style, particularly a modest proposal, has led to such satire being subsequently termed Swiftian। और बाद में तो बिल्कुल ही इनके लिखने का जो तरीका है वो खुद ही एडजेक्टिव बन गया, इनका नाम ही स्विफ्टियन स्टाइल जिसे कहते हैं। आपने सिलेबस में जो भी आथर पढ़ा हुआ है, खासतौर पे गलिवर्स ट्रैवल्स आपने यकीनन पढ़ा है, और उसके बैकग्राउंड में आप जानते हैं कि स्विफ्ट जो है वो कैसे इंसान है। Swift as a sardonic figure. Jonathan Swift was the most powerful and original genius of his age. He was highly intellectual, but on account of some radical disorder in his system, the repeated failures which he had to face in the realization of his ambition to rise in the public life made him a bitter, melancholy, and sardonic figure. तो शायद रिपीटेड उनको कुछ नाकामियों का सामना करना पड़ा, या जैसे भी उनको कुछ पर्सनल हालात हमें ऐसे लगते हैं कि उनके वाइड रीडरशिप का तो कोई उसमें इख्तलाफ नहीं है, और उनके जीनियस होने पे भी कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ और उनके फेलियर्स ने शायद उन्हें बड़ी हद तक एक सार्डोनिक फिगर बना दिया था, कि एसिडिक, एक बहुत ही तल्ख जो है वो इंसान बना दिया था, और बहुत ही बिटर शख्सियत वाक़ हुए थे। और इनका सटायर भी जो है ना बहुत कोरोसिव स्टाइल उनको कहते हैं, बिटर स्टाइल कहते हैं। He took delight in flouting conventions। ठीक है, उन्हें खुशी महसूस होती थी जनरल रूल्स को वायलेट करके, लोगों के एक्सपेक्टेशन को वायलेट करके, एंड अंडरमाइनिंग द रेपुटेशन ऑफ हिज अपोनेंट्स, और अपने मुखालफिन को वो खूब जो है वो तनकीद किया करते थे, और बहुत ही सख्त किस्म की तनकीद करने वाले इंसान शुमार होते हैं। His best known work जो है वो गलिवर्स ट्रैवल्स है, which is a very popular children book, is also a bitter attack on the contemporary political and social life in particular, and on the meanness and the littleness of the man in general। ठीक है, ओवरऑल सब पे इंस्पायर करते चले जाते हैं। शुरू में उसके जितने पार्ट्स हैं एंड पे जब हाइनम्स के वो देश में जाते हैं तो टोटल ह्यूमैनिटी पर भी उन्होंने क्रिटिसाइज कर दिया, ह्यूमन विजडम और अकल जो है उसको काफी अंडरमाइन किया। The tale of the tub, which like Gulliver's Travels, is written in the form of an allegory and exposes the weakness of the main religious beliefs opposed to Protestant religion, is also a satire upon all science and philosophy। The tale of tub में जो है इसी तरह opposing religious beliefs को वो तनकीद का निशाना बनाते हैं, और even science and philosophy को भी। His journal to Stella, which was written to Esther Johnson, whom Swift loved, is not only an excellent commentary on the contemporary characters and the political events, और इनका जो जर्नल इन्होंने डायरी लिखी है जो स्टेला के नाम, और वो जो खुद जो है अपनी जगह पे एक पीस ऑफ आर्ट है, और वहाँ भी हमें कंटेम्प्रेरी जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं उन पे स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म मिलता है। By one of the most powerful and the original minds of the age, but in love passages and purely personal descriptions, it reveals a real tenderness which lay concealed in the depth of his fierce and dominating nature। तो उनके लव पैसेजेस से हमें पता चलता है कि उनके पास एक ह्यूमन हार्ट भी था, और उसमें इमोशन भी थे और पैशन भी था, जो जर्नल टू स्टेला पढ़ने से हमें आइडिया होता है। तो गलिवर्स ट्रैवल्स इनका मास्टरपीस है। और एक पम्फलेट इनका फेमस है, द बैटल ऑफ बुक्स। As a satirist, his greatest and most effective weapon is irony. Though apparently sporting a cause which he is really opposing, he pours ridicule on it until
its very foundation are shaken. The finest example of the irony is to be found in his pamphlet, The Battle of Books, in which he championed the cause of the ancient against the modern. यहाँ पे फिर करते हैं और एक लाइब्रेरी में जो बुक्स की बैटल है उसको प्रिस्क्राइब करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं. And the more heroic description of the great battle in the king's library between the rival host is a masterpiece of its kind. यहाँ पे एंशिएंट बुक्स जो हैं वो इनकी नजर में ज्यादा बेहतर हैं. उसके बाद जो हमारे पास आथर हैं वो हैं जी जोसेफ एडिसन एंड सर रिचर्ड स्टील. अब इनका नाम इकट्ठा है, मैं इसको थोड़ा अगर आप कहते हैं तो मैं इसका साइज मुझे नहीं याद रहा, बड़ा करना, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि सही से नजर आए. ओके, हमने इनका नाम इकट्ठा क्यों रखा पहले, तो ये आप सवाल आपके ज़हन में आ रहा होगा कि जोसेफ एडिसन एंड सर रिचर्ड स्टील who worked in collaboration basically, क्योंकि इन्होंने दोनों ने मिलकर अक्सर काम किया है, were the originators of the periodical essays. और इन्होंने बुनियाद भी रखी है periodical जो essays पब्लिश होते हैं खास वक्फे के बाद, वीकली या हफ्ते में 2 बार, जो कोई भी पीरियड आप सेट कर सकते हैं, तो उसमें लगातार आज भी आप देखते हैं कि कॉलम्स आते रहते हैं कुछ ऑथर्स के, आप पढ़ते भी होंगे, तो उनके कुछ दिन होते हैं जिनमें वो पब्लिश करते हैं. तो स्टील वाज more who was more original led the way by founding the Tatler, the first of the long line of 18th century periodical essays. The Tatler के नाम से उन्होंने वो पब्लिश की. This was followed by the most famous of them, The Spectator, is which Addison, who had formerly contributed to Steele's Tatler, now became the chief partner in The Spectator. It began on March 1, 1711 and ran till December 20, 1740 with a break of about 18 months. In its complete form, it contains 635 essays. तो उन्होंने 2 अलग-अलग जो मैगजीन हैं, स्पेक्टेटर और टैटलर में बारी-बारी लिखा है इन्होंने, और एक टोटल ऐसे देखे जाए कंप्लीट जो है वो बनते हैं 635 ऐसे लिखे हैं. So of these Addison wrote, इनमें भी अगर आप फर्दर इसको जानना चाहते हैं तो 274 by Addison and Steele 240, and the remaining 121 were contributed by the various friends. ठीक है, इनके अपने दोस्तों ने भी इसमें कंट्रीब्यूशन की है, और 274 एडिसन और 240 जो हमने इसमें की, तो टोटल 635 ऐसे इन्होंने मिलके पब्लिश किए हैं, तो काफी अच्छी एक तादाद है. और उन्होंने मॉडर्न डे जो ट्रेंड है पीरियोडिकल एसेस का उन्होंने सेट किया है, प्रोज राइट. और ऑब्वियसली लगातार हम ये लोग क्यों कर रहे होंगे ऐसा काम, इसको समझते हैं. The characters of the Steele and the Addison were curiously contrasted. हम इनको कंट्रास्ट करके समझ सकते हैं. Steele was an emotional, full-blooded kind of man, reckless and dissipated, but fundamentally honest and good-hearted. Steele के बारे में हम जान रहे हैं कि ये एक इमोशनल थे और एक किस्म के गुड हार्ट और ऑनेस्ट थे बेसिकली. Although थोड़े से reckless में वाक़ हुए थे. What there is of a pathos in the sentiment and the most of what there is a humor in the Tatler and the Spectator are his. तो हमें जितने भी pathos, sentiments और humor मिलते हैं Tatler और Spectator के अंदर, एसेस के अंदर, वो इन्हीं की contribution है. तो Addison on the other hand was an urbane, polished gentleman of exquisite refinement of the taste. He was shy, austere, pious and righteous. ये इनकी खसूसियात हैं. He was a quiet and accurate observer of the manner of the fashion in life and conversation. तो इनमें थोड़ी सीरियसनेस आपको नजर आती है, शाइनेस भी है, राइटियसनेस और पायसनेस, और जैसे मिल्टन वाला थोड़ा थोड़ा टेस्ट आपको नजर आता है इसमें. शायद मिल्टन ना हो, ये ज्यादा है. तो स्टील और एडिसन के दरमियान ये फर्क है. पर्पस ऑफ राइटिंग क्या था, क्या ऐसे और पीरियोडिकल ऐसे इन्होंने जो स्टार्ट किए, बाद में ये टेम्पलेट जो है वो आज तक कॉपी हो रहा है, और पर्पस क्या था. पर्पस ऑफ राइटिंग ऑफ स्टील एंड एडिसन वाज एथिकल. बेसिकली ये रिफॉर्म करना चाहते थे, एथिक्स पर इन्होंने लिखा. दे ट्राइड टू रिफॉर्म सोसाइटी थ्रू द मीडियम ऑफ द पीरियोडिकल ऐसे. तो ये लिखते थे जैसे आज अखबारों में कॉलम और आर्टिकल वहाँ ऐसे पब्लिश होते हैं पीरियोडिकली,
तो उनका पर्पस भी यही होता है कि वो लोगों के साथ जो है अपने थॉट्स शेयर करना, और उसका फाइनल पर्पस तो यही होता है कि माशरे को रिफॉर्म किया जाए और उनकी जो सोच है उसको उस पर असर डाला जाए. They set themselves as moralists to break down two opposed influences, that of the profligate restoration tradition of the loose living and the loose thinking. जो restoration era के बाद जो कि ये era आ रहा है, तो उस restoration era में जो एक looseness आ गई थी, जो lax behavior आ गया था, ये चाहते थे कि माशरे के अंदर उसको correct किया जाए. And that of the Puritan fanaticism and the bigotry on the other hand. तो जो दूसरा एक्सट्रीम उससे पहले गुजरा था, उसी के रिएक्शन में पता माशरे में एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम की तरफ माशरा गया. पहले वो प्यूरिटन और फनेटिक थे, तो बाद में बिल्कुल ही लूज और रिलैक्स और रेकलेस हो गए. तो ये चाहते थे ये दोनों जो है ना बातों को करेक्ट किया जाए. They performed this work in a gentle, good-humored manner and not by the bitter invective. ठीक है, इन्होंने बिल्कुल बिटर किस्म का, क्रोसिव किस्म का, एसिडिक किस्म की लैंग्वेज नहीं यूज की जैसे हमें स्विफ्ट नजर आती है. यहाँ एडिसन और स्टील के साथ आप काफी कंपेयर कर सकते हैं. तो इनका गुड ह्यूमर्ड था खास तौर पे स्टील की तरफ से, और जेंटल वे में, बड़े प्यार मोहब्बत से, जैसे ना मीठी मीठी जबान के साथ इन्होंने माशरे को रिफॉर्म करने की कोशिश की और दोनों एक्सट्रीम को डिनाई किया. दोनों एक्सट्रीम. They made the people laugh at their own follies and thus get rid of them. So they were to a great extent responsible for reforming the conduct of their contemporaries in social and domestic fields. Their aim was moral as well as education. Moral और एक एजुकेशनल, वो माशरे को एजुकेट करना चाह रहे थे और इखलाकी जो मेयार है उसको बेहतर करना चाहते थे. और इतना भी नहीं कि वो प्यूरिटैनिक जो फेनेटिक बिहेवियर था, एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर था, उस तरफ भी नहीं लेके जाना चाहते थे. फॉर एग्जांपल, इट वाज बाय a series of 18 articles on the Paradise Lost that Edison helped the English readers have a better appreciation of the Milton and his work. तो मिसाल हम इसमें देख सकते हैं कि 18 आर्टिकल की पूरी सीरीज लिखी ताकि मिल्टन के ऊपर एडिसन ने, ताकि जो इंग्लिश रीडर हैं उनको समझाया जाए कि मिल्टन कैसे एक बड़े ऑथर हैं, ताकि वैसे अप्रिशिएट करने के काबिल हों. डॉक्टर जॉनसन का रिमार्क भी है इनके ऊपर. बोथ स्टील एंड एडिसन वर ग्रेट मास्टर्स ऑफ द प्रोज. देयर एसेज आर रिमार्केबल एज शोइंग एंड ग्रोइंग रिफ्लेक्शन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज. तो डॉक्टर जॉनसन, चूंकि अभी हम उस टाइम में थोड़ा सा पीछे हैं, नेक्स्ट बिल्कुल स्टेज नहीं किया है, जॉनसन का इरा स्टार्ट करेंगे, तो वो इनके बारे में रिमार्क करते हैं. ऑफ द टू, तो कहते हैं एडिसन वाज अ greater master of the language. He cultivated a highly cultured and graceful style, a style which can serve as a model. So Dr. Johnson very aptly remarked, whoever wishes to attain an English style, कहते हैं कि अगर इंग्लिश स्टाइल अटेन करना चाहते हैं आप, इंग्लिश लैंग्वेज का जो स्टाइल है, गिव नाइट्स एंड डेज सर टू द स्टडी ऑफ एडिसन इफ यू मीन टू बी गुड राइटर और व्हाट इज मोर वर्थ एन ऑनेस्ट मैन. तो डॉक्टर जॉनसन ये में आम लोगों को गाइड कर रहे हैं कि अगर आप इंग्लिश स्टाइल सीखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छे राइटर बनना चाहते हैं, एक सोशल रिफॉर्मर बनना चाहते हैं, तो ढेर सारा ऐसे इसका बंडल हमारे पास मौजूद है. और खासतौर पर अगर आप एडिसन को पढ़ते हैं, वो कह रहे हैं, तो ना सिर्फ आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखेंगे, स्टाइल सीखेंगे, राइटिंग स्किल आपकी डेवलप होगी, बल्कि आप एक अच्छे एन ऑनेस्ट मैन भी बनेंगे. तो अब ये हमारा आज का इस पार्ट का लेक्चर, लेकिन इसको हम पहले रिव्यू भी यकीनन करेंगे. प्रोज ऑफ द एज ऑफ पोप जो 1700 से 1744 तक है, इसको हम देख रहे हैं. बेसिक डिवीजन जैसे हमने क्लासिकल एज की कर रखी है, एज ऑफ ड्राइडन या रेस्टोरेशन पीरियड, एज ऑफ पोप एंड एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन. अभी हम मिडल में हैं, एज ऑफ पोप में, और इसमें हम प्रोज देख रहे हैं. ठीक है, तो प्रोज राइटर में हमने देखा कि डिफो, एडिसन, स्टील एंड स्विफ्ट, ये हमारे पास 4 ऑथर हैं सिर्फ, और इनके बारे में हमने पढ़ना है. ये इसकी समरी है, इंट्रोडक्शन है. फिर हमने डैनियल डिफो के ऊपर देखा कि उन्होंने 250 पब्लिकेशन की, एक जर्नलिस्ट थे, और 60 साल की उम्र में जाकर उन्हें एक नया आइडिया सूझा, और उस आइडिया ने एक नई चीज ले आया दुनिया में, और वो था कि उन्होंने रॉबिन्सन क्रूसो लिख दी, जो कि एक्चुअल करैक्टर नहीं था और फिक्शनल करैक्टर था. तो यहाँ से नॉवल भी स्टार्ट हो जाता है. उसके अलावा इन्होंने और नॉवल भी ये लिखे हैं जिनके नाम नीचे मौजूद हैं. तो हम इन्हें ओरिजिनेटर ऑफ द इंग्लिश नॉवल कह सकते हैं. इनकी फिक्टिशियस बायोग्राफी थी सर लेस्ली स्टीफन के मुताबिक, और इसी बायोग्राफिकल फॉर्म को उन्होंने
फिर एक क्रिएटिव बायोग्राफिकल फॉर्म में ढाल के नॉवल जनरेट किया। उसके बाद हमने जॉनथन स्विफ्ट को देखा, उनके बारे में पढ़ा कि किस तरह से वो जो हैं पम्फलेट भी उन्होंने पब्लिश किए, पॉलिटिकली भी एक्टिविस्ट भी थे और बाय प्रोफेशन वो एक डीन थे, एक क्लर्जी मैन थे, और उन्होंने टेल ऑफ द आर्गुमेंट अगेंस्ट एबॉलिशिंग क्रिश्चियनिटी, गलिवर्स ट्रैवल्स, मॉडर्स प्रपोजल लिखा, और उन्होंने जो अपनी सारी वर्क्स हैं उनमें अपने नाम को नहीं यूज किया, हमेशा स्यूडोनिम यूज किया। तो एक स्विफ्टियन स्टाइल भी अल्टीमेटली डेवलप किया। सार्डोनिक फिगर थे, इसकी हमने रीजन पढ़ी, क्यों इतने मेलनकोलिक थे, बिटर और एसिडिक क्यों हो सकते हैं, क्यों फ्लाउट करते थे कन्वेंशन को, अंडरमाइन क्यों करते थे, और अपोनेंट्स के साथ कैसा बिहेवियर था उनका। गलिवर्स ट्रैवलर का मास्टरपीस है। कुछ और वर्क्स भी हमने यहाँ पे देखे, और जनरल स्टेला से जो उन्होंने अपने बिलव्ड को लिखे हैं, एस्थर जॉनसन को के लिए जर्नल लिखा, तो उस डायरी और जर्नल और पर्सनल राइटिंग में हम देख सकते हैं कि बज़ाहिर बहुत सख्त किस्म के और बड़े कड़वे कसीले किस्म के मिजाज के जॉनसन स्विफ्ट हैं, अंदर से बड़े सॉफ्ट भी हैं। बैटल ऑफ द बुक्स इन्होंने पम्फलेट लिखा जो वर्ल्ड फेमस हुआ। उसके बाद हमने जोसेफ एडिसन एंड रिचर्ड स्टील को इकट्ठा देखा है। इकट्ठा इसलिए देखा कि उन्होंने कोलैबोरेशन में वर्क किया, उन्होंने ऐसे लिखे 635 ऐसे लिखे। इनका हमने कंपैरिजन भी किया है, और जिन दो मैगजीन में ये लिखा करते थे, टैटलर और स्पेक्टेटर के अंदर। पर्पस ऑफ राइटिंग था, मॉरलिस्ट थे, रिफॉर्म करना चाहते थे सोसाइटी को, और दो एक्सट्रीम से बाहर निकालना चाहते थे, एक प्योरिटन फैनेटिसिज्म से, और रेस्टोरेशन जो लूज लिविंग और लूज थिंकिंग थी, उन दोनों एक्सट्रीम से बाहर लेके एक इनके ख्याल में एक बेहतर माशरा कायम करना चाहते थे, और एजुकेशनल पर्पस के साथ, मॉरल पर्पस के साथ इन्होंने लिखा। इसलिए डॉक्टर जॉनसन ने इनकी राइटिंग पे ये भी कहा है कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, राइटर बनना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि आप इनके एसेस को पढ़ें। तो ना सिर्फ आप राइटर बनेंगे बल्कि एक अच्छे इंसान भी बनेंगे बकौल डॉक्टर जॉनसन के। सो इट इज द एंड ऑफ दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर। तो आते हैं, अगर आप कोई ऐड करना चाहते हैं या कोई बात करना चाहते हैं तो बल्कि वहीं रहना चाहिए हमें। सर ये एडिसन की जब बात की कि इन्होंने पेरियोडिकल एसेस लिखे थे, तो इट्स मीन कि इन्होंने मैगजीन्स के लिए लिखे थे, इसलिए हम उनके एसेस को पेरियोडिकल एसेस कहते हैं। हाँ, पीरियोडिकली पब्लिश करते थे ना, एक खास पीरियड के बाद जो ऐसे लगातार आते रहते हैं मुआशरे के, जैसे हमारे आर्टिकल नहीं पब्लिश होते अखबारों में, हसन जी निसार या जावेद चौधरी या कोई इंग्लिश के लिखने वाले जो आथर हैं, वो जी रोज तो नहीं लिख पाते ना, तो वीकली वो आर्टिकल देंगे, या ट्वाइस इन वीक ठीक देते हैं समटाइम। ठीक है। ठीक है सर, क्लियर हो गया, थैंक यू। हाँ जी। इज एवरीथिंग क्लियर? कोई खास पेचीदगी नहीं थी आई थिंक, यकीनन नहीं थी। अच्छा, यहाँ मुझे नेक्स्ट प्रेजेंटर भी रिक्वायर्ड होंगे। यहाँ से देखते हैं कि आज के लेक्चर में वो कौन से टॉपिक हैं जो सिलेबस में आते हैं। रोबिन्सन क्रूजो भी कर लें क्योंकि आगे नॉवल आ रहा है, तो पहले से चलिए प्रेजेंटेशन वाला बंदा भी तैयार हो, तो ये अच्छा ही होगा। एक मुझे रोबिन्सन क्रूजो पे चाहिए होगी, गलिवर्स ट्रैवल पे चाहिए होगी, हाँ बस ये तो लाजमी चाहिए मिनिमम। हाँ जी, सर अपने आई प्रेजेंट ऑन गलिवर्स ट्रैवल। आप करेंगी? यस सर। उल्फत के बाद गली ये हो गया, ठीक है, और आदका ने पहले से एक टॉपिक लिया हुआ है, बाकी कोई और वॉलेंटरली सामने आ जाए, फिर जैसे जैसे आप हो जाएंगे फिर अगले बंदों को देते जाएंगे ना काम।
हाँ जी, एक और लेना है टॉपिक अभी। किधर चले गए हैं सब, सो रहे हैं? हाँ जी, ये सदफ आपने टॉपिक नहीं लिया अभी तक कोई भी? सर रिकॉर्डिंग सर रिकॉर्डिंग ऑन है आपकी। हाँ जी, कोई बात नहीं। इसलिए सर कोई नहीं बोल रहा। ये मसला होता है, फिर आप कहते हैं मैं बंद क्यों करता हूँ। सर मैं दूसरे टॉपिक पे कर लूंगी, इधर कोई और प्रेजेंटर नहीं है तो। फिर नेक्स्ट आप ले लें, कौन सा था रह गया था हमारा? सर एक तो गुलिवर्स ट्रैवल है एंड व्हाट वाज द सेकंड वन? रोबिन्सन क्रूजो पे करना है गलिवर। रोबिन्सन क्रूसो सर। रोबिन्सन क्रूजो, बिल्कुल सर। ठीक हो गया, वो आप ले। रॉबिन्सन क्रूजो पे ना आपने करना है मंडे को, या हो सकता है ओके ट्यूसडे, सर। लेकिन आज चले आप तैयार रहें ज़हनी तौर पे। यस सर। आप एक उसके ऊपर होमवर्क कर लीजिएगा ना। मेन स्टोरी बतानी है, करेक्टर बताने हैं, बस थीम शीम नहीं बतानी। ठीक? यस एक यस सर। बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया, स्टोरी क्या है, करेक्टर कौन सा, बस मेन यस सर, मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ही पॉइंट्स लेके आऊंगी। पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने हैं, और 2-3 स्लाइड मेन चीजें आ जाएं बस। यस और तो आपने भी ऐसे ही करना है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर इन्फॉर्मेशन लेके आनी है, एक्स्ट्रा जी सुपर सर। एलिमेंट नहीं लेके आने, कोई लंबी डिस्कशन नहीं चाहिए, क्योंकि पेपर में सिर्फ इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, थीम डिस्कशन नहीं है वहाँ। ठीक है? सर मैंने लास्ट टाइम जॉन मिल्टन पे भी ऐसी प्रेजेंटेशन दी थी जो ओके, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थी। बिल्कुल ठीक। जी सर। वो दी थी तो ये भी वैसे ही देनी है। ठीक है सर। ओके, तो लास्ट मिनट आ रहा है, नए सेशन में आप आते हैं तो फिर हम अगले पार्ट को पढ़ते हैं। ठीक है? यस सर।